करण गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। आदि का नंबर देखकर वो मधु से बोला, मधु मैं एक फाइल रूम में भूल आया हूँ, मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजीनियर को देनी है, उसी इंजीनियर का फोन है, मैं फाइल अभी लेकर आता हूँ। मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया। करण गाड़ी से बाहर आकर अपने कमरे में पहुंचा और उसने आदि की कॉल रिसीव करके पूछा, आदि ऋषभ शिमला पहुंच गया? यस सर, यही बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। ऋषभ सर अभी थोड़ी देर पहले ही अपने दोस्त लक्की के साथ शिमला पहुंचे हैं और यहाँ उनके 2 और दोस्त पहले से आ चुके थे, वो सब आपके होटल जा रहे हैं। आदि की बातें सुनकर करण मुस्कुराया। अब मुझे ऋषभ को मधु तक पहुंचने देना है और इसके लिए मुझे मधु को भी होटल लेकर जाना होगा। आदि तुरंत बोला, प्लीज सर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, मुझे ऋषभ सर के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हमारे जो आदमी शिमला में उन पर नजर रखे हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऋषभ सर भेष बदल कर होटल जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप और मधु भाभी होटल में ही ठहरे हैं। वैसे मैंने होटल के मैनेजर और स्टाफ को भी समझा दिया है कि अगर कोई भी आपके बारे में पूछे तो यही बताए कि आप अपने कमरे में ही ठहरे हुए हो। और हाँ सर, सीसीटीवी कैमरे भी हमारे आदमियों ने चेक कर लिए हैं, होटल का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां कैमरे नहीं लगे हैं। इनफैक्ट हमने वहां हिडन कैमरे भी फिट कर दिए हैं। गुड जॉब आदि, अब मैं फोन रखता हूँ, मधु बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रही है, काम होते ही तुम्हें कॉल करूंगा, पर तुम मुझे ऋषभ की अपडेट देते रहना। जी सर। करण ने कॉल कट कर दी और टेबल की ड्रॉर से एक फाइल लेकर जाने लगा, पर तभी उसकी नजर बैग के पास पड़ी पायल पर पड़ी। उसने पायल उठाए और कुछ पल सोचकर उसे अपनी जीन्स की जेब में रख ली और फिर बाहर आया। उसने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी, पर मधु अभी भी हाथों में शॉल लिए बैठी बाहर देख रही थी। करण उसे देखते हुए बस यही सोच रहा था कि मधु शॉल के नीचे रखा दुपट्टा देखकर रिएक्ट करे, पर मधु अभी भी शिमला वाले हादसे के बारे में सोच रही थी। करण गाड़ी ड्राइव करते हुए मधु से बोला, मधु ठंड बढ़ रही है, प्लीज शॉल ओढ़ लो वरना बीमार पड़ जाओगी। मधु ने मुस्कुराने की कोशिश की, अभी मुझे ठंड नहीं लग रही है करण, जब लगेगी तो मैं ओढ़ लूंगी। इतना कहते हुए मधु ने बिना देखे शॉल को गाड़ी में पीछे रख दिया। करण कुछ नहीं बोल पाया, बस मधु की ओर देखकर हल्के से मुस्कुराने लगा और गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए मन ही मन बोला, रिलैक्स करण, बस कुछ देर की ही तो बात है, सच आज सामने आकर ही रहेगा। अगर मधु ही वही लड़की हुई तो तू खुद उससे ये बात बता देना। जो हादसा तुम दोनों की जिंदगी का सबसे बुरा हादसा था, सच सामने आते ही हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा बन जाएगा और वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। इतना कहकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर मधु से बोला, मधु कितनी अजीब बात है ना कि हम दोनों पहले भी शिमला आ चुके हैं और यहाँ भी एक दूसरे से टकरा चुके हैं, पर तब हम दोनों ही नहीं जानते थे कि जब हम अगली बार दोबारा शिमला आएंगे तो पति पत्नी बनकर लौटेंगे, वो भी हनीमून के लिए, है ना? मधु मुस्कुरा दी, हाँ करण, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान बार बार मसीहा बनकर मेरी जिंदगी बचाते हैं, एक दिन वो खुद मेरी जिंदगी बन जाएंगे। उसकी बातें सुनकर करण ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और बोला, लाइफ लाइन तो तुम बन गई हो मेरी मधु। जो करण खुराना आज तक किसी से नहीं डरा, वो आज तुम्हें खो देने के ख्याल से डरने लगा है, इसलिए मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। ऋषभ का खेल यही शिमला में खत्म करके ही इंदौर लौटूंगा और उसके बाद हमारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां होगी और तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट। मधु के चेहरे पर सच में मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं करण, और सिर्फ मेरी खुशी के बारे में ही सोचते रहते हो। आज आप मेरे लिए अपने ही भाई के खिलाफ खड़े हो और मैंने आपको अभी तक अपनी जिंदगी का वो सच नहीं बताया जिसे बिना बताए मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, पर अब और नहीं करण, शालमा हिल्स पहुंचते ही मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको मेरे इस सच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न ही आपका प्यार मेरे लिए कम होगा, पर मेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। अब मैं भी हम दोनों के बीच सारे राज यही खत्म करके ही इंदौर लौटूंगी। उसने करण की बाह अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और उस पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने मुस्कुराते हुए उसके सिर को चूमा और मन ही मन बोला, काश कि मैं तुमसे साफ साफ पूछ सकता मधु कि क्या तुम ही वो लड़की हो जो उस रात मेरे साथ थी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं गलत हुआ तो तुम्हें ये लगेगा कि मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा हूँ।
और कहीं तुम मुझे ही गलत ना समझ बैठो। वैसे भी तुम्हें इतनी दर्द और तकलीफ सही है कि अब मैं तुम्हें हर दर्द से दूर रखना चाहता हूँ। इसलिए मुझे सच खुद ही पता करना होगा। महादेव से मैं बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ। मधु भी मन ही मन बोली, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे करण, और यही प्यार मुझे आज तक आपको शिमला की उस रात के बारे में नहीं बताने दे रहा था। पर अब मैं आपसे और सच नहीं छिपाऊंगी, क्योंकि ऋषभ का सच जानकर भी आपने अपने भाई का नहीं बल्कि मेरा साथ दिया है। इसलिए अब मैं अच्छे से जान चुकी हूँ कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सच जानकर भी आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होगा, तो आपको धोखे में रखने का गुनाह मैं अब और नहीं कर सकती। आज मैं आपको सच बता दूंगी और फिर हमारे बीच कोई राज नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ ढेर सारा प्यार। मधु यही सब सोच ही रही थी कि तभी करण उससे बोला, मधु ये फाइल देने के बाद हम होटल चलकर लंच करेंगे और फिर पहाड़ी पर जाएंगे। मैं तुम्हें होटल में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने जा रहा हूँ, ताकि ऋषभ तुम्हारे सामने आकर कुछ ऐसा करे जिससे हम उसकी असलियत सबके सामने ला सके। इसलिए उसे सामने देखकर बिल्कुल मत घबराना और वही करना जो मैंने तुमसे करने को कहा है, समझ गई ना? आप फिक्र मत करिए करण, अब मुझे ऋषभ से डर नहीं लगता। मैंने उसे उसके किए गुनाहों की सजा देने का फैसला कर लिया है। जब तक मैं उससे ये नहीं जान लेती कि नंदिनी कहाँ है और उसे उसके किए की सजा नहीं दे देती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। मधु उसकी ओर देखकर बोली। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बस मधु, एक बार ऋषभ को उसके किए गुनाह की सजा मिल जाए, उसके बाद तुम्हारे आसपास सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। मधु भी मुस्कुरा दी। करण उसके माथे को चूमकर बोला, जब हम शिमला से वापस घर लौटेंगे मधु, तो हमारे बीच कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं और हमारी फैमिली होगी। अब ये मत कहिएगा कि एक छोटी सी परी होगी, क्योंकि सबसे पहले तो एक छोटा सा राजकुमार होगा। मधु उसकी ओर देखकर झट से बोली। तो करण मुस्कुरा दिया। फैमिली से मेरा मतलब उस फैमिली से था जो इंदौर में हमारे हनीमून से लौटने का इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही मधु झेप गई और उसने नजरें झुका ली। तो करण फिर से बोला, और तुम चाहे कुछ भी कर लो मधु, चाहे कितना भी झगड़ लो, पर पहले तो बेटी ही होगी। करण, मुझे पता है कि आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आजकल मेरे महादेव मुझ पर बहुत मेहरबान हैं और वो मेरी ही सुनेंगे। पहले तो बेटा ही होगा। मधु मुंह बनाकर बोली। करण भी फिर से कुछ कहने ही जा रहा था, पर तभी मधु उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, अब कुछ मत कहिएगा, चुपचाप सामने देखकर गाड़ी चलाइए। करण कुछ नहीं बोला और मुस्कुराने लगा। उसने मधु की हथेली को पकड़कर चूमा तो मधु ने तुरंत अपनी हथेली हटा ली और उसका चेहरा सामने किया ताकि वो आगे देख सके। दोनों के ही चेहरों पर मुस्कुराहट थी। कुछ देर में करण ने होटल पहुंचकर अपनी गाड़ी रोकी। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आया तो बाहर खड़ा मैनेजर दौड़ते हुए उसके पास आकर बोला, वेलकम सर, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। करण के साथ मधु भी गाड़ी से बाहर आने लगी। मैनेजर डोर पकड़कर बोला, वेलकम मैम। करण मधु के पास आया। इन्हें तो तुम जानती ही हो मधु, ये हमारे होटल के मैनेजर है। मधु ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। मैनेजर ने वहां खड़ी स्टाफ की एक लड़की के हाथों से बुके लिया और मधु को देते हुए बोला, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, दोनों एक साथ बोले। मैनेजर साहब ने आगे की ओर अपना हाथ दिखाया, आइए। दोनों ने जैसे ही होटल के अंदर पैर रखा तो फर्श पर बनी बड़ी सी फूलों की रंगोली को देखकर उनके कदम रुक गए। ढेर सारे कलरफुल फूलों से बनी रंगोली में फूलों से वेलकम मिस्टर और मिसेस करण खुराना लिखा हुआ था। मधु का चेहरा उन फूलों की तरह ही खिल गया। तभी अचानक दोनों पर फूलों की बारिश होने लगी। मधु ने तुरंत ऊपर देखा तो ऊपर से उन पर फूल बरस रहे थे। उसे इतना खुश देखकर करण मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तभी मैनेजर फिर से बोला, हमने इस होटल का सबसे खूबसूरत कमरा आप दोनों के लिए रेडी किया है। आई होप कि आपको आपका हनीमून स्वीट पसंद आए। थैंक यू सो मच मैनेजर साहब, थैंक यू। मैं अपने और मधु की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। करण मधु की बाह को पकड़कर बोला। मधु भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। आइए मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। मैनेजर ने आगे की ओर इशारा किया। करण मधु का हाथ पकड़े मैनेजर के साथ चल दिया। मैनेजर उन्हें लिफ्ट से 7th फ्लोर पर ले गया। वो वहां एक रूम के दरवाजा के बाहर आकर बोला, ये आपका कमरा सर। आप अभी कुछ ऑर्डर करेंगे सर?
या मैं थोड़ी देर से आऊं? करण ने तुरंत मधु की ओर देखा। ऑर्डर मधु करेगी। सामने जो हमारे दूसरे होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मुझे वहां इंजीनियर से कुछ बात करनी है। मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक आप मधु की खातिरदारी कीजिए। जी जरूर सर, मैनेजर सिर झुकाकर बोला। करण ने मधु के गाल को छुआ। मधु में बस यूं गया और यूं वापस आया। तब तक तुम रूम देख लो और अगर कुछ ऑर्डर करना चाहो तो मैनेजर साहब को बता देना। मधु ने सिर हिलाया तो करण तेजी से वहां से चला गया। उसने जाते हुए रूम के बाहर मंडरा रहे अपने आदमियों को मधु के आसपास नजर रखने का इशारा किया और फिर चला गया। उसके जाते ही मधु मुस्कुराते हुए बोली, मैनेजर साहब प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी भिजवा दीजिए। यस मैम, अभी भिजवा देता हूँ। अगर आपको और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप सीधे मुझ फोन कीजिएगा, मैनेजर बोला। मधु ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो वो मुस्कुराते हुए चला गया। उसके जाते ही मधु रूम में आई। रूम में आते ही उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूम में चारों ओर उसकी खूबसूरत सी ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी। पूरा रूम फूलों की खुशबू से महक रहा था। जमीन पर चारों ओर रेड कलर के हॉट शेप के बलून बिखरे हुए थे। बैग भी फूलों से सजा हुआ था। बैग के चारों ओर फूलों की लड़ियां लगी हुई थी। मधु ये सब देखकर बहुत खुश थी। उसने आगे बढ़कर अपने कमरे की खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वो उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। उसके सामने बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियां थी। खिड़की के पास ही एक दरवाजा था। मधु ने तुरंत उस दरवाजे को खोला तो सर्द हवा के झोंके से उसके बदन में सिहरन होने लगी। वो कमरे से बाहर आई तो पूरी बालकनी भी फूलों से सजी हुई थी। बीच में एक टेबल पर 2 ग्लास और शैंपेन की बोतल भी रखी हुई थी। वहीं पर एक बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड और रेड रोजेस का बुके भी रखा हुआ था। मधु ने मुस्कुराते हुए बुके उठाया और फिर ग्रीटिंग उठाकर खोलकर देखा जिसमें कुछ लिखा हुआ था। मधु ने उसे पढ़ना शुरू किया। मधु, मैं जानता हूँ कि हर लड़की की तरह अपनी शादी को लेकर तुमने भी ढेर सारे सपने देखे होंगे, पर जिस तरह से हमारी शादी हुई थी तुम्हारे वो सारे सपने शायद सपने ही बनकर रह गए होंगे। पर अब मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें इतना खुश रखना चाहता हूँ कि तुम अपने हर दर्द को हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर तुम्हें याद रहे तो सिर्फ वो लम्हे जो हम साथ बिताएंगे। तुम्हारी जिंदगी से हर दर्द, हर तकलीफ का नामो निशान मिटाना चाहता हूँ मैं, और उसकी शुरुआत आज हम यही शिमला के इसी रूम से करेंगे। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए किया है। आई होप कि इसे देखकर तुम्हारे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई होगी। तुम्हारी इस मुस्कुराहट को देखने के लिए मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तब तक ऐसे ही मुस्कुराती रहना। आई लव यू, तुम्हारा करण। ये सब पढ़कर उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसे करण देखना चाहता था। मधु ने ग्रीटिंग कार्ड और फूलों को फिर से टेबल पर रखा और रूम में आ गई। रूम में बेड के ठीक सामने करण और उसकी शादी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। मधु ने उसे छू कर देखा और फिर से मुस्कुरा दी। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उस तस्वीर में भी करण ने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था। मधु ने उस तस्वीर को उठाया और बहुत प्यार से चूमा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तस्वीर को देखते हुए करण को फोन किया। दूसरी ओर इंजीनियर से बात कर रहे करण ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो अपना फोन देखकर इंजीनियर से बोला, एक्सक्यूज मी इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब ने अपना सिर हिला दिया तो करण ने एक तरफ आकर मधु की कॉल रिसीव की, पर तभी मधु ने कॉल कट कर दी। करण मुस्कुराने लगा। तभी उसके फोन की बीप बजी। उसने अपना फोन चेक किया तो मधु का मैसेज देखकर उसने तुरंत मैसेज ओपन किया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज जल्दी आ जाइए। करण ने भी उसे मैसेज किया और फिर से आकर इंजीनियर साहब से बात करने लगा। मधु ने भी उसका मैसेज पढ़ा। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही है, पर फिलहाल तुम्हारे साथ रोमांस करने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए ऋषभ की असलियत सबके सामने लाना है। इसलिए ऋषभ का सच बाहर लाने पर फोकस करो, समझी। मैसेज पढ़ते ही मधु को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में करण को मैसेज करने लगी। तभी उसके रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। मधु मन ही मन बोली, कहीं ऋषभ तो नहीं है। उसने तुरंत अपने फोन का कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोन को ऐसी जगह छिपा दिया जहां से वीडियो आसानी से बन सके, और गहरी सांस लेकर ऊंची आवाज में बोली, कम इन। एक आदमी चाय की ट्रे हाथों में लिए उसके कमरे में आया। मधु उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। उस आदमी ने ट्रे टेबल पर रखी और बोला, आपकी चाय मैम साहब।
मधु ऋषभ की आवाज तुरंत पहचान गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद को संभाला और पलटकर उसकी ओर देखा तो ऋषभ ने चाय का कप उठाया और अपने चेहरे पर खलनायकों वाली मुस्कुराहट लिए उसकी ओर बढ़ा। उसे देखकर मधु को घबराहट होने लगी, पर उसने खुद को मजबूत किया और गुस्से में उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया, तुम्हारी सेवा। ये लो चाय पियो। मधु उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगी तो उसने चाय का कप टेबल पर रखा और अपनी दोनों बाहें फैलाकर सोफे पर बैठ गया। ये क्या बदतमीजी है ऋषभ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तभी मधु ने गुस्से में पूछा। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, वैसे ही जैसे उस रात दिल्ली में हुई थी। उसका जवाब सुनकर मधु को एक बार फिर वही सब याद आने लगा। उसे ऋषभ से डर भी लगने लगा, पर वो हिम्मत करके बोली, दिल्ली में जब तुमने मेरे साथ वो सब किया था ऋषभ, तब करण मेरे साथ नहीं थे, पर अब है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हो और मुझे धमकी दे रहे हो, तो तुम अच्छे से जानते हो कि क्या होगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर ऋषभ हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देख मधु ने उसकी नजरों से बचते हुए अपने फोन की ओर देखा जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ देर बाद ऋषभ ने अपनी हंसी रोकी और उठकर खड़ा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता मधु की ओर बढ़ने लगा। मधु घबराकर अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी ऋषभ फिर से बोला, उस रात भी करण वही था, पर वो तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ पाया और ना ही वो तुम्हें आज बचा सकेगा। तुम्हें क्या लगता है मधु कि ऋषभ को अपने जाल में फंसाना इतना आसान है? मैं जानता हूँ कि तुमने करण को उस रात के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर मधु उसे हैरानी से देखने लगी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो? मैं करण का ही भाई हूँ। हम दोनों भाई में यही तो एक चीज कॉमन है कि हम दोनों ही अपने दुश्मनों पर गिद्ध की नजर रखते हैं। क्या लगा था तुम्हें और तुम्हारे उस पति को कि मेरे लिए इस होटल में जाल बिछाओगे और मैं एक छोटी सी मछली की तरह तुम्हारे जाल में फंसकर अपना गुनाह कबूल कर लूंगा? बता दूंगा सबको कि करण और नंदिनी की शादी की रात मैंने और मेरे दोस्तों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। या तुम्हें ये लगा था कि उस रात नंदिनी के साथ क्या हुआ ये तुम दोनों जान पाओगे? क्या किया तुमने नंदिनी के साथ? तभी मधु ने उसे घूरते हुए पूछा तो ऋषभ अकड़ कर बोला, मार डाला मैंने उसे। ये सुनकर मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। वो खुद को संभाल नहीं पाए और धम से जमीन पर बैठ गई। ऋषभ मुस्कुराते हुए उसके पास आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, अरे तुम तो बस इतना सुनकर ही खुद को संभाल नहीं पाई। अभी तो और भी बड़े बड़े राज तुम्हारे सामने खुलने बाकी है मधु। इसलिए ही तो तुम्हारे पति ने ये सब प्लान किया है ना? मधु कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि नंदिनी मर चुकी है। ये जानकर उसे गहरा धक्का लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषभ उठकर खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सॉरी मधु, पर मैं क्या करता। उस रात वो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही थी करण और मेरे परिवार को सब कुछ बताने के लिए, इसलिए तुम्हारी वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। सुना तुमने मधु, तुम्हारी वजह से मुझे नंदिनी को मारना पड़ा। बेचारी नंदिनी बेवजह ही मारी गई। पर मधु, तुमने कभी ये सोचा है कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिली होगी या नहीं? मधु रोते हुए उसकी ओर देखने लगी तो ऋषभ फिर से बोला, नहीं मिली होगी। एक तो इतनी छोटी उम्र में इतनी दर्दनाक मौत, और उससे भी बड़ी बात कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दी, उसने तो उसके ही प्यार को इस कदर अपना दीवाना बना दिया है कि आज उसके लापता होने की बात जानकर भी करण को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल दुखी नहीं हुआ बल्कि अपने हनीमून के लिए चला आया। कमाल की लड़की हो यार मधु, तुम कमाल की। मधु कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस बुत बनकर जमीन की ओर देखने लगी। उसका चेहरा देखकर ऋषभ फिर से बोला, वैसे तुम सोच रही होगी ना कि ये जानकर भी कि करण ने यहाँ मुझे फंसाने के लिए जाल बिछा रखा है, फिर भी मैं तुम्हारे कमरे में क्यों चला आया? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोते हुए अपने छिपे हुए फोन की ओर देखने लगी तो ऋषभ फिर से बोला, मुझे पता है कि वो तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर इसलिए गया है ताकि मैं तुमसे मिलने आऊं और तुम्हारे सामने अपना सारा सच कबूल कर लूं, है ना मधु? वैसे मैं जो ये सब कह रहा हूँ उसे रिकॉर्ड कैसे कर रही हो? कहाँ छिपाया है तुमने अपना फोन? उसके इतना पूछते ही मधु ने तुरंत उसकी ओर देखा तो ऋषभ इधर उधर उसका फोन ढूंढते हुए बोला, अब अपने हनीमून स्वीट में
करण ने सीसीटीवी कैमरे तो लगवाए नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है उसने तुम्हें फोन में ही रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा होगा। मधु उठकर खड़ी हो गई। तभी ऋषभ के हाथ उसका फोन लग गया। वो फोन देखते ही मुस्कुराया, क्योंकि उसमें सच में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। वो मधु की ओर देखकर वीडियो डिलीट करते हुए बोला, वैसे तुम्हें नहीं लगता मधु कि करण के साथ ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही निडर बना दिया है? तुम्हें अब मुझसे जरा भी डर नहीं लगता ना मधु? पर तुम्हें डरना चाहिए मुझसे मधु, डरना चाहिए। इतना कहकर उसने बहुत जोर से उसका फोन जमीन पर फेंक दिया। मधु घबराकर कांप गई। उसने जमीन पर पड़ा अपना टूटा हुआ फोन देखा और फिर डरी सहमी नजरों से ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ फिर से मुस्कुराया, अरे तुम डर क्यों गई? मधु तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे बदन को जलती सिगरेट से झुलसाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस कमरे के बाहर करण के बहुत से आदमी तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैनात है। सॉरी, मुझे ये कहना चाहिए कि तैनात थे, पर अब तो सारे के सारे बेहोश है। मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए बेड पर लटक रही फूलों की लड़ियों को छुआ और बोला, मैं तो बस तुम्हें और करण को ये बताने यहाँ आया था कि करण चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, पर ये कभी ना भूले कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए उससे हमेशा 4 कदम आगे ही रहूंगा। मुझे सजा दिलाना तो दूर की बात, तुम दोनों कभी ये साबित भी नहीं कर सकोगे कि मैंने दिल्ली में करण की शादी की रात क्या किया था, समझी तुम? इतना कहकर वो जाने लगा, पर एक कदम चलकर उसके कदम रुक गए। वो फिर से पलटा और मधु की ओर देखकर बोला, अरे हाँ, मैं जिस खास काम के लिए यहाँ आया था वो तो मैं भूल ही गया। मैं तुम्हें तुम्हारे इस खूबसूरत हनीमून के लिए विश करने आया था। वैसे मेरा भाई इस मामले में मुझसे बहुत आगे है। जहां मैं खूबसूरत लड़कियों को जोर जबरदस्ती से हासिल करने में यकीन रखता हूं, वही करण लड़कियों को खुश करके हासिल करने में यकीन रखता है। देखो तुम्हें खुश करने के लिए उसने कितना कुछ किया है। पर मधु, अब मैं भी ये सब सीख गया हूँ, इसलिए अगली बार तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। खैर, अब बातें बहुत हुई, मुझे चलना चाहिए। वो क्या है ना, करण अब लौटकर आता ही होगा। चलता हूँ, हैप्पी हनीमून। इतना कहकर ऋषभ जाने लगा। मधु उसे जाते देख रही थी, पर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम फिर से रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखा, वैसे एक बात तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गया। तुमने करण को दिल्ली की रात का सच तो बता दिया, पर क्या तुमने उसे शिमला की रात का सच बताया? उसके इतना पूछते ही मधु के पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं रही। पर ऋषभ मुस्कुराते हुए फिर से उसके पास आया और उसने उससे आहिस्ता से पूछा, बताया तुमने उसे कि ये शिमला में तुम्हारा पहला नहीं बल्कि दूसरा हनीमून है? मधु को पसीना आने लगा और उसे घबराहट होने लगी। उसने अपनी एक हथेली अपने सीने पर रखी और मुट्ठी बांधकर जमीन पर इधर उधर देखने लगी। ऋषभ उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ को शिमला के बारे में ये सब कैसे पता। उसने हिम्मत की और कांपते हुए उससे पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उसका सवाल सुनकर ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। मधु उसे एकटक देख रही थी। ऋषभ ने अपनी हंसी रोकी और उससे बोला, तुम भी कमाल करती हो मधु, तुम उस इंसान से पूछ रही हो कि उसे शिमला की उस रात के बारे में कैसे पता चला जो उस रात तुम्हारे साथ था। ये सुनकर मधु को ऐसा लगा जैसे ये दुनिया उसके लिए वही थम गई हो। वो खुद को संभाल नहीं पाए और लड़खड़ाते हुए टेबल से जा टकराए। टेबल पर रखा फ्लावर पॉट जमीन पर जा गिरा। मधु ने घबराकर जमीन की ओर देखा और फिर ऋषभ की ओर। ऋषभ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मधु ने उसे अपनी हथेली दिखाकर रोक दिया। वहीं रुक जाओ ऋषभ, और मेरे करीब मत आना और न ही मुझे छूने की कोशिश करना। ऋषभ ने अपने कदम पीछे ले लिए और मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी मधु, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुमसे कहा था ना कि आज मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ करना चाहता था वो सब तो मैं इस शहर की उस खूबसूरत रात में बहुत पहले ही कर चुका हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, एकदम झूठ। उस रात तुम मेरे साथ नहीं थे। मधु गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर बोली, पर ऋषभ ने अपनी कॉलर छुड़ाए और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, उस रात मैं ही था तुम्हारे साथ और मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मधु रोते हुए बोली। तो ऋषभ ने उदास होने का नाटक किया। काश कि ये सब झूठ होता मधु, पर मैं क्या करूं, यही सच है।
उस रात में ही तुम्हारे साथ था। तुम जब नदी में गिरी थी तो मैंने ही तुम्हें बचाया था, पर सुबह मेरे जागने से पहले तुम वहां से चली गई और तुमने मुझे कुछ भी बताने का मौका ही नहीं दिया। यही बात बताने के लिए ही तो अगले दिन मैं फिर से तुम्हारे पास आया था, पर करण बीच में आ गया और मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। ये कमबख्त मेरा भाई भी ना हर जगह अपनी टांग घुसा ही देता है, पर जब मुझे पता चला कि तुम मेरे भाई से शादी कर रही हो तो मैंने अपने भाई की खातिर ये राज अपने सीने में दफन कर लिया था और याददाश्त जाने का नाटक भी किया, और तुम्हारे सामने भी नहीं आया। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें डरा धमका कर दिल्ली का सच बताने से रोक दूंगा, पर नहीं। तुमने मुझे देखते ही करण के सामने अपना मुंह खोल दिया और तुम्हारे मुंह खोलते ही करण नंदिनी को तलाशने लगा और मुझे अपने बड़े भाई को सजा दिलवाने पर उतारू हो गया। अब मुझे भी तो खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना मधु, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ आकर तुम्हारा हनीमून खराब करना पड़ा, वरना महादेव की सौगंध मैं ये राज किसी को नहीं बताता, तुम्हें भी नहीं। मधु टेबल पर बिछे कपड़े को पकड़े जमीन पर बैठ गई। ऋषभ फिर से बोला, अब तुम खुद ही सोचो मधु कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा राज कैसे पता चला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बात तुमने किसी को भी बताई होगी। नहीं बताई ना किसी को। ऋषभ के इतना पूछते ही मधु ने फिर से उसकी ओर देखा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।